माय इन्वेंशंस कोई कल्पनात्मक पुस्तक नहीं है। यह एक वैज्ञानिक की आत्मकथा है और वह वैज्ञानिक है निकोला टेस्ला। यह पुस्तक 1919 में प्रकाशित हुई थी। इसे टेस्ला ने अपने जीवन के अनुभवों के आधार पर लिखा, लेकिन यह साधारण आत्मकथा नहीं है। यह पुस्तक बताती है कि एक वैज्ञानिक कैसे सोचता है, उसके विचार कैसे जन्म लेते हैं और वह कल्पना को प्रयोग में कैसे बदलता है। इस पुस्तक में टेस्ला अपने बचपन से लेकर अपने प्रमुख आविष्कारों तक की यात्रा बताते हैं। वे बताते हैं कि उनके विचार अचानक नहीं आते थे। वे कल्पना में मशीनें बनाते थे, उन्हें अपने मन में चलाते थे, उनकी कमियां देखते थे और फिर वास्तविक दुनिया में उन्हें बिना अधिक प्रयोगों के बना देते थे। अब जब हम ये जान चुके हैं कि यह पुस्तक क्या है और किसने इसे लिखा है, तो अब समय आ गया है कि हम इसे केवल एक पुस्तक की तरह न देखें, बल्कि इसे एक वैज्ञानिक के मन की यात्रा के रूप में पढ़ना शुरू करें। और इसी के साथ हम प्रवेश करते हैं माय इन्वेंशंस, अध्याय 1। मैं निकोला टेस्ला हूं और मेरा जीवन किसी साधारण वैज्ञानिक की कहानी नहीं रहा है। मेरी सोच, मेरे प्रयोग और मेरे सपने उस समय से अलग थे जब दुनिया बिजली की शक्ति को भी पूरी तरह समझ नहीं पाई थी। मैं हमेशा यह मानता रहा हूं कि प्रकृति के नियम मनुष्य द्वारा बनाए नहीं जाते। ये नियम पहले से मौजूद होते हैं और वैज्ञानिक का काम उन्हें गढ़ना नहीं, बल्कि उन्हें पहचानना और समझना होता है। बचपन से ही मेरा मन मशीनों, ऊर्जा और अदृश्य शक्तियों की ओर खींचता रहा। मुझे चीजों को खोलकर देखने या बार बार प्रयोग करने की आदत नहीं थी। मैं पहले उन्हें अपने मन में पूरी तरह देखना चाहता था। मेरे लिए कल्पना कोई काल्पनिक संसार नहीं थी, वह मेरी प्रयोगशाला थी, जहां मैं बिना किसी औजार के काम करता था। मैं अपने दिमाग में मशीन बनाता था, उसे चलाता था, उसकी गति देखता था और उसकी सीमाओं को समझता था। अगर उस कल्पित मशीन में कोई त्रुटि होती, तो मैं उसे वहीं अपने मन में सुधार भी देता था। मेरे लिए यह प्रक्रिया पूरी तरह वास्तविक थी, क्योंकि जब मैं किसी मशीन को सच में बनाता था, तो वह पहले से ही मेरे दिमाग में कई बार चल चुकी होती थी। यही कारण था कि मेरे प्रयोग लोगों को असामान्य और रहस्यमय लगते थे। लोग अक्सर मुझसे पूछते थे कि मैं बिना मॉडल, बिना रेखाचित्र और बिना बार बार प्रयोग के काम कैसे कर सकता हूं। लेकिन मेरे लिए हर विवरण पहले से स्पष्ट होता था, क्योंकि मैंने उसे पहले ही अपने मन में पूरा देख लिया होता था। मुझे कभी भी जल्दबाजी पसंद नहीं रही। मैं किसी भी प्रयोग से पहले पूरी समस्या को गहराई से समझता था। जब तक मेरे मन में पूरी तस्वीर साफ नहीं हो जाती थी, तब तक मैं किसी भी प्रयोग की शुरुआत नहीं करता था। यही तरीका मेरे काम को दूसरों से अलग बनाता था। कई बार लोग इस तरीके को अजीब मानते थे, लेकिन यही मेरी सबसे बड़ी शक्ति थी। मेरा विश्वास हमेशा एक ही बात पर रहा, प्रकृति को आदेश नहीं दिए जा सकते, प्रकृति को केवल समझा जा सकता है। जब आप प्रकृति के नियमों को सही ढंग से पहचान लेते हैं, तो वही नियम आपके साथ मिलकर काम करने लगते हैं। बिजली, चुंबकत्व और ऊर्जा मेरे लिए कभी अलग अलग चीजें नहीं रहीं। वे एक ही व्यवस्था के अलग अलग रूप थे, जिन्हें समझने के लिए धैर्य और स्पष्ट सोच की आवश्यकता थी। इस पुस्तक में मैं कोई कल्पना या कहानी नहीं गढ़ रहा हूं। मैं वही बता रहा हूं जो मैंने स्वयं जिया, देखा और अनुभव किया है। मेरे प्रयोग, मेरी सफलताएं और मेरी असफलताएं, सब कुछ इसमें शामिल है। क्योंकि विज्ञान केवल सफलता का नाम नहीं है, यह निरंतर प्रयास, धैर्य और स्पष्ट सोच का परिणाम होता है। मेरे जीवन में कई ऐसे विचार आए जिन्हें उस समय असंभव कहा गया। कुछ विचारों को स्वीकार किया गया और कुछ को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया। कई बार मेरे काम का श्रेय दूसरों को दे दिया गया, लेकिन इन सब बातों ने मेरे उद्देश्य को कभी नहीं बदला। मेरा उद्देश्य हमेशा स्पष्ट रहा, मानवता के लिए ऊर्जा को सरल, सस्ती और सुलभ बनाना। मैं चाहता था कि ऊर्जा सीमित न रहे और वह केवल कुछ लोगों तक ही न पहुंचे।
मेरा सपना था कि ऊर्जा हर व्यक्ति के लिए उपलब्ध हो, बिना अधिक लागत के और बिना जटिलता के। मैं मानता था कि यदि ऊर्जा को सही ढंग से समझा जाए, तो वह पूरे समाज की दिशा बदल सकती है। मैं यह दावा नहीं करता कि मैंने कभी गलती नहीं की। मैंने भी गलतियां की, लेकिन मैंने कभी अपनी सोच को दूसरों की राय के अनुसार नहीं बदला। मेरे लिए सत्य वही था जो प्रकृति के नियमों से मेल खाता था। यदि कोई विचार लोकप्रिय नहीं था, लेकिन सही था, तो मैं उसी पर काम करता था। मेरे जीवन की यह कहानी किसी एक व्यक्ति की कहानी नहीं है। यह उस सोच की कहानी है जो स्वतंत्र है और सीमाओं से बाहर देख सकती है। यह उस दृष्टिकोण की कहानी है जो भविष्य को वर्तमान से अलग समझने का साहस रखता है। विज्ञान तभी आगे बढ़ता है जब कोई व्यक्ति प्रचलित सीमाओं से बाहर सोचने का साहस करता है। इस यात्रा में मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मेरी सोच कैसे बनी, मेरे प्रयोग कैसे विकसित हुए और वे विचार कैसे जन्मे जिन्होंने आधुनिक दुनिया की नींव रखी। यह केवल अतीत की बात नहीं है, यह भविष्य की दिशा भी है। अगले अध्याय में मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले चलूंगा, जहां से मेरी असामान्य स्मृति शक्ति, मेरी कल्पना और मेरी सोच ने आकार लेना शुरू किया। माई इन्वेंशंस, अध्याय 2। बचपन, स्मृति शक्ति और सोचने की असामान्य क्षमता। मेरा बचपन एक साधारण बच्चे की तरह नहीं बीता, क्योंकि मेरी सोच बहुत छोटी उम्र से ही सामान्य सीमाओं से अलग दिशा में काम करने लगी थी। जिस वातावरण में मैं पला बढ़ा, वहां प्रकृति मेरे लिए केवल देखने की चीज नहीं थी, बल्कि समझने और सीखने का सबसे पहला माध्यम थी। मैं जब आसमान में बादलों को एक दूसरे से टकराते देखता था, तो मेरे मन में यह सवाल उठता था कि इनके पीछे काम करने वाली शक्ति क्या है। बिजली की चमक और गड़गड़ाहट मुझे डराती नहीं थी, बल्कि मेरे भीतर जिज्ञासा पैदा करती थी कि इतनी शक्ति अचानक कहां से आती है। बहुत कम उम्र में ही मेरे मन में प्रश्न बनने लगे थे, और वे प्रश्न मुझे तब तक चैन से बैठने नहीं देते थे जब तक मैं उनके बारे में गहराई से सोच न लूं। मुझे धीरे धीरे यह एहसास होने लगा था कि मेरी स्मृति शक्ति सामान्य बच्चों जैसी नहीं है, बल्कि उससे कहीं अधिक तीव्र और स्पष्ट है। मैं जो कुछ भी देखता, पढ़ता या सुनता था, वह मेरे दिमाग में केवल शब्दों के रूप में नहीं रहता था, बल्कि साफ चित्रों की तरह बस जाता था। किसी किताब का एक पूरा पन्ना, किसी मशीन का छोटा सा भाग या किसी घटना का दृश्य, मैं उन्हें बहुत लंबे समय तक बिना किसी कठिनाई के याद रख सकता था। लेकिन यह असाधारण स्मृति शक्ति हमेशा मेरे लिए आसान नहीं रही, क्योंकि इसके साथ कई कठिन अनुभव भी जुड़े हुए थे। कई बार मेरे मन में बनने वाले चित्र इतने स्पष्ट होते थे कि वे वास्तविक दुनिया से अलग नहीं लगते थे। कभी कभी मुझे स्वयं यह समझने में कठिनाई होती थी कि जो मैं देख रहा हूं वह सच में मेरी आंखों के सामने है या मेरे मन के भीतर। इन अनुभवों ने मुझे भ्रमित भी किया और डराया भी, लेकिन साथ ही उन्होंने मेरी सोच को असाधारण रूप से तेज बना दिया। समय के साथ मैंने यह सीख लिया कि अपनी स्मृति और कल्पना को बिना नियंत्रण के छोड़ना ठीक नहीं है, बल्कि उन्हें दिशा देना जरूरी है। मैंने अपने मन को एक साधारण सोचने वाले माध्यम की जगह एक उपकरण की तरह उपयोग करना शुरू किया। जिस प्रकार एक वैज्ञानिक अपने औजारों को बहुत सावधानी से इस्तेमाल करता है, उसी प्रकार मैंने अपनी सोच को नियंत्रित करना सीखा। मेरे लिए पढ़ाई केवल किताबों के शब्दों को याद करने तक सीमित नहीं थी, बल्कि हर विचार को पूरी तरह समझना जरूरी था। जब मैं किसी सिद्धांत को पढ़ता था, तो मैं उसे अपने मन में चलता हुआ देखता था, जैसे कोई प्रक्रिया मेरी आंखों के सामने हो रही हो। यदि कोई विचार मुझे अधूरा लगता था, तो मैं उसे तब तक नहीं छोड़ता था जब तक वह पूरी तरह स्पष्ट और संतोषजनक न हो जाए। मेरे शिक्षक अक्सर यह समझ नहीं पाते थे कि मैं चीजों को इतनी अलग और गहराई से क्यों समझने की कोशिश करता हूं। कई बार उन्हें लगता था कि मैं बहुत तेज सीख लेता हूं, लेकिन वे यह नहीं जानते थे
कि मैं हर विषय को अंदर तक समझना चाहता हूं। मैं किसी भी ज्ञान को सतही रूप में स्वीकार नहीं करता था, क्योंकि मेरे लिए अधूरा ज्ञान सबसे खतरनाक होता है। धीरे धीरे मुझे यह समझ में आने लगा कि केवल जानकारी इकट्ठा करना ज्ञान नहीं होता, बल्कि विचारों को जोड़ पाना ही असली समझ है। जब अलग अलग विचार आपस में जुड़ते हैं, तभी किसी सिद्धांत की वास्तविक शक्ति सामने आती है। मेरे लिए विज्ञान सूत्रों और परिभाषाओं का संग्रह नहीं था, बल्कि प्रकृति की एक भाषा थी जिसे समझा जा सकता है। मैं उस भाषा को ध्यान से सुनना चाहता था, न कि केवल उसे दोहराना। बचपन में कई लोगों को मेरी बातें अजीब लगती थी, और कुछ को यह लगता था कि मैं आवश्यकता से अधिक सोचता हूं। लेकिन मेरे लिए सोचना केवल कल्पना करना नहीं था, बल्कि वास्तविकता को समझने का एक तरीका था। मैं धीरे धीरे यह जानने लगा था कि मेरी यही सोच, मेरी यही आदतें आगे चलकर मेरे काम का आधार बनेंगी। मेरी स्मृति शक्ति, मेरी कल्पना और मेरी एकाग्रता तीनों मिलकर मेरे वैज्ञानिक दृष्टिकोण को आकार दे रही थी। यही वह आधार था जिस पर आगे चलकर मेरे प्रयोग और मेरे आविष्कार खड़े हुए। अगले अध्याय में मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैंने अपने मन में मशीनें बनाना और उन्हें बिना किसी औजार के परखना कैसे सीखा। यहीं से मेरी वास्तविक वैज्ञानिक यात्रा ने स्पष्ट रूप लेना शुरू किया। माई इन्वेंशंस। अध्याय 3। मन में मशीनें बनाना और बिना छुए प्रयोग करना। जब मेरी सोच और मेरी स्मृति ने एक स्थिर और नियंत्रित रूप लेना शुरू किया, तब मैंने अपने मन को केवल विचार करने के लिए नहीं, बल्कि वास्तविक प्रयोग करने के लिए उपयोग करना सीख लिया। मैं बहुत जल्दी यह समझ गया था कि किसी मशीन को बनाने से पहले उसे अपने हाथों से छूना जरूरी नहीं है, बल्कि उसे अपने मन में पूरी तरह स्पष्ट करना अधिक आवश्यक है। मेरे लिए कोई भी विचार तब तक अधूरा रहता था जब तक वह मेरे दिमाग में पूरी तरह आकार न ले ले। मैं किसी मशीन को बनाने से पहले उसके हर हिस्से को अपने मन में अलग अलग देखता था और समझता था कि वह हिस्सा किस उद्देश्य से काम करेगा। मैं यह जानना चाहता था कि एक छोटा सा भाग भी पूरी प्रणाली को कैसे प्रभावित कर सकता है। यदि किसी हिस्से में मुझे असंतुलन या कमजोरी दिखाई देती थी, तो मैं उसे तुरंत अपने मन में ही बदल देता था। इस पूरी प्रक्रिया में मुझे किसी औजार, किसी कार्यशाला या किसी प्रयोगशाला की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, क्योंकि मेरी असली प्रयोगशाला मेरा दिमाग था। मैं मशीन को अपने मन में चालू करता था और ध्यान से देखता था कि ऊर्जा उसमें किस दिशा में बह रही है। अगर ऊर्जा का प्रवाह सही नहीं लगता था, तो मैं समझ जाता था कि मशीन व्यवहारिक रूप से असफल होगी। इस तरह मैं असफल प्रयोगों को वास्तविक दुनिया में होने से पहले ही रोक लेता था। इस तरीके ने मुझे समय की भी बचत कराई और संसाधनों की भी। मैं बिना किसी शोर, बिना किसी जल्दबाजी और बिना किसी बाहरी दबाव के हर समस्या को केवल सोच के स्तर पर हल करता था। कई लोग यह नहीं समझ पाते थे कि मैं बिना प्रयोग किए इतने आत्मविश्वास के साथ कैसे निर्णय ले सकता हूं। लेकिन मेरे लिए प्रयोग का अर्थ केवल तारों और धातुओं से खेलना नहीं था। मेरे लिए प्रयोग का असली अर्थ था विचार की स्पष्टता। यदि कोई विचार मन में स्पष्ट नहीं है, तो हाथों से किया गया कोई भी प्रयोग अधूरा और अविश्वसनीय होगा। मैं किसी भी मशीन को तब तक वास्तविक रूप नहीं देता था जब तक वह मेरे मन में पूरी तरह संतुलित, स्थिर और विश्वसनीय न हो जाए। मेरे विचारों में मशीनें केवल वस्तुएं नहीं थी, बल्कि वे ऊर्जा के प्रवाह को नियंत्रित करने का एक माध्यम थी। मैं हमेशा यह समझने की कोशिश करता था कि ऊर्जा स्वयं कैसे काम करना चाहती है। मेरे लिए ऊर्जा को जबरन रोकना या दबाना एक गलत तरीका था। मैं मानता था कि ऊर्जा हमेशा स्वतंत्र रूप से बहना चाहती है और हमारा काम केवल उसे सही दिशा देना है। जब आप ऊर्जा की प्रकृति को सही ढंग से समझ लेते हैं, तो मशीनें अपने आप सरल और प्रभावी बन जाती है। इसी सोच के कारण मैंने हमेशा जटिल संरचनाओं से दूरी बनाए रखी। मैं सरल डिजाइन में अधिक विश्वास करता था, क्योंकि सरलता में ही स्थिरता होती है। मेरे लिए सबसे अच्छा आविष्कार वही होता था जिसमें अनावश्यक भागों की कोई जगह न हो। हर अतिरिक्त हिस्सा किसी न किसी समस्या को जन्म देता है। कई बार लोग मुझसे पूछते थे
कि क्या केवल मन में किए गए प्रयोगों पर भरोसा किया जा सकता है। मैं उन्हें यही कहता था कि अगर मन में स्पष्टता नहीं है तो वास्तविक प्रयोग केवल भ्रम पैदा करेंगे। मेरे लिए असफलता का अर्थ किसी मशीन का टूट जाना नहीं था। असली असफलता तब होती है जब कोई विचार अधूरा रह जाता है। जब मेरे मन में कोई मशीन पूरी तरह स्पष्ट हो जाती थी तो उसे वास्तविक रूप देना केवल एक तकनीकी प्रक्रिया बन जाती थी। उस समय मुझे कोई संदेह नहीं रहता था कि मशीन काम करेगी या नहीं। इस सोच ने मेरे भीतर आत्मविश्वास भी पैदा किया और जिम्मेदारी का एहसास भी। मैं जानता था कि हर आविष्कार का प्रभाव केवल मेरे ऊपर नहीं बल्कि समाज और मानवता पर भी पड़ेगा। इसी कारण मैं किसी भी विचार को जल्दबाजी में दुनिया के सामने नहीं लाता था। मेरे लिए आविष्कार केवल नया बनाने का काम नहीं था, यह प्रकृति के नियमों के साथ तालमेल बैठाने का प्रयास था। यहीं से मेरी वैज्ञानिक सोच ने एक स्पष्ट और ठोस दिशा लेना शुरू किया। इसी प्रक्रिया ने आगे चलकर मेरे विद्युत प्रयोगों और ऊर्जा से जुड़े आविष्कारों की नींव रखी। यहीं से मेरी सोच ने दुनिया की मौजूदा धारणाओं को चुनौती देना शुरू किया। अगले अध्याय में मैं तुम्हें बताऊंगा कि बिजली और ऊर्जा के साथ मेरा वास्तविक संघर्ष कैसे शुरू हुआ। वहीं से मेरी खोजों ने केवल प्रयोगशालाओं तक सीमित न रहकर पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचना शुरू किया। माई इन्वेंशंस, अध्याय 4, बिजली, ऊर्जा और मेरी पहली गहरी समझ। जब मैंने मशीनों और ऊर्जा के संबंध पर गंभीरता से विचार करना शुरू किया, तब मुझे यह साफ समझ में आने लगा कि बिजली कोई जादुई या रहस्यमयी शक्ति नहीं है। बिजली प्रकृति का ही एक नियम है, ठीक उसी तरह जैसे गुरुत्वाकर्षण या गति के नियम होते हैं। उस समय अधिकांश लोग बिजली को केवल डर और भ्रम की नजर से देखते थे, क्योंकि वे उसके व्यवहार को पूरी तरह समझ नहीं पाते थे। लेकिन मेरे लिए बिजली डर की चीज नहीं थी, बल्कि समझने और सीखने की चीज थी। मैं यह जानना चाहता था कि बिजली केवल तारों और उपकरणों तक ही क्यों सीमित मानी जाती है, जबकि वह पूरे वातावरण में मौजूद है। मुझे धीरे धीरे यह एहसास हुआ कि ऊर्जा को पकड़ने या बांधने की कोशिश करना सही तरीका नहीं है। ऊर्जा को सही ढंग से उपयोग करने के लिए पहले उसके स्वभाव को समझना आवश्यक है। मैंने देखा कि अधिकतर वैज्ञानिक प्रयोगों में बिजली को जबरदस्ती नियंत्रित करने की कोशिश की जाती है, लेकिन प्रकृति कभी भी ऊर्जा को रोकने या दबाने का काम नहीं करती। प्रकृति ऊर्जा को संतुलन और लय में बहने देती है। यहीं से मेरी सोच पारंपरिक तरीकों से अलग दिशा में आगे बढ़ने लगी। मैं यह समझने लगा कि अगर ऊर्जा के प्राकृतिक प्रवाह को समझ लिया जाए तो मशीनें अधिक सुरक्षित और अधिक स्थिर बन सकती हैं। मेरे शुरुआती प्रयोग इसी विचार पर आधारित थे। ज मेरे शुरुआती प्रयोग इसी विचार पर आधारित थे, जहां मेरा ध्यान शक्ति दिखाने से ज्यादा नियंत्रण और संतुलन पर था। मैंने यह भी महसूस किया कि जितनी अधिक जटिल कोई प्रणाली होती है, उतनी ही अधिक अस्थिरता उसमें पैदा होने की संभावना होती है। इसलिए मैंने हमेशा सरल और संतुलित संरचनाओं को प्राथमिकता दी। सरलता मेरे लिए कमजोरी नहीं थी, बल्कि विश्वसनीयता की निशानी थी। जब मैंने पहली बार विद्युत धारा के व्यवहार को गहराई से समझने की कोशिश की, तो मुझे यह स्पष्ट दिखाई दिया कि निरंतर धारा ही एकमात्र समाधान नहीं है। बिजली का व्यवहार परिस्थितियों के अनुसार बदलता है और उसी अनुसार उसे समझना और उपयोग करना जरूरी होता है। यहीं से मेरे मन में वैकल्पिक धारा से जुड़े विचार धीरे धीरे आकार लेने लगे। मैंने देखा कि जब ऊर्जा एक लय और क्रम में बहती है, तो वह कम हानि के साथ अधिक प्रभावी ढंग से काम करती है। यह विचार उस समय की सामान्य वैज्ञानिक सोच से बिल्कुल अलग था। इसी कारण बहुत से लोग इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन मेरे लिए नया विचार असहज नहीं था, क्योंकि मैंने हमेशा प्रकृति को अपना मार्गदर्शक माना था। मैं यह मानता था कि प्रकृति कभी गलती नहीं करती। गलती केवल हमारी समझ में होती है और वही गलती हमें आगे बढ़ने से रोकती है। इस विश्वास ने मुझे लगातार आगे बढ़ने की शक्ति दी, चाहे विरोध कितना ही क्यों ना हो। मेरे कई प्रयोग असफल भी हुए और कई बार परिणाम मेरी उम्मीदों के अनुसार नहीं आए, लेकिन हर असफल प्रयोग मेरे लिए एक सबक था, न कि हार। हर गलती ने मुझे यह सिखाया कि ऊर्जा के नियमों को
और अधिक गहराई से समझने की आवश्यकता है। मैंने धीरे धीरे यह स्वीकार कर लिया कि विज्ञान में प्रगति कभी भी एक सीधी रेखा में नहीं होती। विज्ञान सवालों, गलतियों, सुधारों और धैर्य से होकर आगे बढ़ता है। मेरे लिए बिजली केवल एक तकनीकी खोज नहीं थी, वह मेरी सोच का विस्तार थी और मेरे विचारों का प्रतिबिंब थी। मैं जानता था कि अगर मैं बिजली को सही ढंग से समझ सका, तो वह केवल मशीनें नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की दिशा बदल सकती है। इसी विश्वास ने मुझे अपने विचारों पर टिके रहने का साहस दिया। यह अध्याय मेरे जीवन का वह बिंदु है जहां से मेरी सोच केवल व्यक्तिगत प्रयोगों तक सीमित नहीं रही। यहीं से मेरे विचारों का टकराव स्थापित वैज्ञानिक धारणाओं से शुरू हुआ। अगले अध्याय में मैं तुम्हें बताऊंगा कि जब मेरे विचारों का सामना दुनिया की पुरानी सोच से हुआ, तब क्या हुआ। वहीं से मेरे जीवन के सबसे कठिन और निर्णायक संघर्षों की शुरुआत होती है। माई इन्वेंशंस, अध्याय 5, विरोध, संघर्ष और वैज्ञानिक टकराव। जब मेरे विचारों का सामना स्थापित वैज्ञानिक और समाज की पुरानी सोच से हुआ, तो मुझे यह महसूस हुआ कि नई सोच को स्वीकार कराना आसान नहीं होता। मैंने जो भी प्रयोग और सिद्धांत प्रस्तुत किए, उन्हें कई बार मजाक, उपेक्षा या विरोध का सामना करना पड़ा। लोग कहते थे कि मेरे विचार असंभव है, कि वे केवल कल्पना है और कभी व्यवहार में नहीं आ सकते। लेकिन मेरे लिए असंभव शब्द कभी मायने नहीं रखता था। मैं हमेशा यह मानता था कि यदि कोई विचार प्राकृतिक नियमों के अनुरूप है, तो वह व्यवहार में भी काम कर सकता है। शुरुआत में विरोध इतना अधिक था कि कई बार मुझे अपने प्रयासों पर खुद शक होने लगा। लेकिन मेरी गहरी सोच और प्रयोगों का आधार मुझे लगातार आगे बढ़ने की प्रेरणा देता रहा। मैं जानता था कि हर बड़ा आविष्कार और खोज विरोध के बिना पूरी नहीं होती। मेरे प्रयोगों में कई बार विफलता भी आई और कई बार दूसरों ने मेरे प्रयोगों को बिना समझे अस्वीकार कर दिया। लेकिन मैं कभी भी अपने दृष्टिकोण को बदलने के लिए मजबूर नहीं हुआ। मैं यह समझता था कि सत्य वही है जो प्राकृतिक नियमों से मेल खाता है, न कि वही जो प्रचलित धारणाओं के अनुसार सही हो। कई वैज्ञानिकों और उद्योगपतियों ने मेरी तकनीकों को अपनाने से इनकार किया, क्योंकि वे उनके हितों या आरामदेह सोच के खिलाफ थी। यह समझना मुश्किल था कि कुछ लोग ज्ञान और प्रगति के मार्ग में रुकावट बन सकते हैं, लेकिन यह असली जीवन का हिस्सा था। मैंने अपने प्रयोगों को केवल स्वयं के लिए नहीं किया, बल्कि मानवता के लाभ के लिए किया। इसलिए विरोध और कठिनाइयों ने मुझे कभी पीछे नहीं हटने दिया। मेरा अनुभव यह दिखाता है कि महान आविष्कार केवल तभी संभव होते हैं जब कोई व्यक्ति अडियल धैर्य, स्पष्ट सोच और दृढ़ विश्वास के साथ काम करता है। हर असफलता मुझे और अधिक सतर्क बनाती थी और हर विरोध मुझे यह सोचने के लिए मजबूर करता था कि क्या मैं अपनी तकनीक को बेहतर बना सकता हूं। मेरे जीवन में कई ऐसे क्षण आए जब लोग मेरी सोच को हास्यास्पद मानते थे और मेरे प्रयोगों को व्यर्थ समझते थे। लेकिन मैंने हमेशा यह जाना कि किसी भी नई तकनीक को स्वीकारने में समय लगता है। कभी कभी सालों, कभी कभी दशकों लग जाते हैं। यह समझने के बाद भी मैं अपने प्रयासों से पीछे नहीं हटा। मैंने महसूस किया कि विरोध केवल बाहरी संघर्ष नहीं है, बल्कि आंतरिक दृढ़ता की परीक्षा भी है। यदि व्यक्ति अपने विचारों में विश्वास नहीं रखता, तो वह विरोध के सामने टिक नहीं सकता। इसलिए मैंने अपने मन को सशक्त और लगातार सीखने के लिए प्रशिक्षित किया। मैं जानता था कि केवल प्रयोग और सोच पर्याप्त नहीं है। उन्हें सिद्ध करने और विश्व को दिखाने के लिए संयम, धैर्य और सही रणनीति की आवश्यकता होती है। कई बार मैंने महसूस किया कि मेरी तकनीकें उस समय की वैज्ञानिक समझ से बहुत आगे थी, इसलिए उन्हें तुरंत स्वीकार नहीं किया गया। लेकिन मैंने यह भी जाना कि अगर विचार सही है, तो समय उन्हें अपनी जगह जरूर दिलाता है। मेरे लिए यह संघर्ष केवल व्यक्तिगत चुनौती नहीं था, यह एक संदेश था कि विज्ञान का मार्ग आसान नहीं होता, लेकिन यह निरंतर खोज और धैर्य से सफलता की ओर बढ़ता है। इस अनुभव ने मुझे यह समझाया कि आविष्कार केवल विचारों की शक्ति नहीं है, वे उस दृढ़ता और आत्मविश्वास का परिणाम है जो कठिनाइयों और विरोध का सामना करने के बाद उत्पन्न होता है। अगले अध्याय में मैं तुम्हें बताऊंगा कि मेरे पहले बड़े सफल प्रयोगों की दिशा कैसे तय हुई
और कैसे दुनिया ने पहली बार मेरी तकनीकों को समझना शुरू किया। वहीं से मेरी खोजों ने व्यावहारिक रूप लेना शुरू किया और मेरे विचार केवल प्रयोगशाला तक सीमित नहीं रहे। माई इन्वेंशंस, अध्याय 6। पहले सफल प्रयोग और वास्तविक दुनिया में प्रभाव। जब मेरे पहले बड़े प्रयोग सफल हुए तो मुझे यह एहसास हुआ कि मेरी सोच और मेरे अनुभव ने मुझे सही दिशा दी थी। मेरी मशीनें अब केवल विचारों तक सीमित नहीं थीं, बल्कि उन्होंने वास्तविक दुनिया में काम करना शुरू कर दिया था। पहली बार जब मैंने विद्युत धारा को नियंत्रित करके एक मशीन चालू की, तो यह केवल तकनीकी सफलता नहीं थी। यह उस सत्य का प्रमाण था जिसे मैं वर्षों से अपने मन में देखता और परखता आया था। मेरे लिए यह सफलता केवल व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं थी, बल्कि मानवता के लिए ऊर्जा को सुरक्षित और नियंत्रित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। मैंने महसूस किया कि सही सोच और गहरी समझ से किए गए प्रयोग हमेशा समय से पहले परिणाम दिखा सकते हैं, लेकिन साथ ही यह भी स्पष्ट हो गया कि दुनिया तुरंत इसे स्वीकार नहीं करेगी। लोग अभी भी पुराने नियमों और परंपराओं के अनुसार सोच रहे थे। कई बार मुझे यह देखना पड़ा कि वैज्ञानिक समुदाय ने मेरे कार्य को समझने में कठिनाई की। कुछ लोग मेरे विचारों को असंभव मानते थे और कुछ ने केवल इसे नजरअंदाज कर दिया। लेकिन मेरे लिए यह केवल एक चुनौती थी जो मुझे और अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित करती थी। मेरे पहले सफल प्रयोग ने मुझे यह दिखाया कि ऊर्जा का प्रवाह नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए सूक्ष्म समझ और सटीकता आवश्यक है। मैंने मशीनों को केवल चलाने पर ध्यान नहीं दिया, मैंने यह भी देखा कि उनके संचालन में सुरक्षा, संतुलन और ऊर्जा की दक्षता अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस समझ ने मुझे यह सोचने पर मजबूर किया कि बिजली और ऊर्जा केवल प्रयोगशालाओं के लिए नहीं है, वे समाज की आवश्यकताओं के लिए भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। मेरे पहले सफल प्रयोग ने यह साबित किया कि अगर ऊर्जा का सही उपयोग किया जाए, तो उसका प्रभाव जीवन के हर क्षेत्र में महसूस किया जा सकता है। इसके बाद मैं और अधिक जटिल मशीनों और उपकरणों पर काम करने लगा। हर नया प्रयोग मुझे अधिक सावधानी, अधिक गहराई और अधिक समझ की ओर ले जाता था। मैंने देखा कि सरल डिजाइन और ऊर्जा के सही प्रवाह का संयोजन सबसे स्थिर और प्रभावी परिणाम देता है। इस सफलता ने मेरे भीतर आत्मविश्वास पैदा किया, लेकिन यह मुझे अहंकारी नहीं बना पाया। मैं जानता था कि एक सफल प्रयोग केवल शुरुआत है और वास्तविक चुनौती तो अभी बाकी थी। अगले चरण में मुझे अपने विचारों को पूरी दुनिया के सामने लाना था। मुझे यह दिखाना था कि तकनीकी नवाचार केवल कागजों और कल्पनाओं तक सीमित नहीं रहते। मेरे पहले सफल प्रयोग ने यह भी साबित किया कि यदि किसी विचार की नींव मजबूत है, तो वह समय और विरोध के बावजूद काम करता है। यह मेरे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण अनुभवों में से एक था, जिसने मुझे आगे के बड़े और साहसिक प्रयोगों के लिए तैयार किया। अगले अध्याय में मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे मेरी खोजों ने व्यावहारिक और सामाजिक स्तर पर असर दिखाना शुरू किया। वहीं से मेरी तकनीक ने वास्तविक दुनिया में अपनी जगह बनानी शुरू की। माई इन्वेंशंस, अध्याय 7। दुनिया के सामने मेरे विचारों की चुनौती। जब मेरे पहले सफल प्रयोगों ने स्थिर रूप लेना शुरू किया, तब मुझे यह साफ समझ में आया कि असली चुनौती केवल मशीनें बनाने की नहीं थी। असली चुनौती यह थी कि मेरे विचार और खोजें दुनिया के सामने स्वीकार किए जाए और लोग उन्हें केवल कल्पना या नाटकीयता के रूप में न देखें। लोगों की सोच अभी भी पुराने नियमों और परंपराओं पर आधारित थी और उन्होंने नई तकनीक को तुरंत अपनाने से इनकार किया। कई बार मेरे विचारों को मजाकिया, असंभव या अवास्तविक बताया गया। कुछ लोग कहते थे कि ये विचार केवल एक युवा वैज्ञानिक की कल्पना है और इनका व्यवहारिक मूल्य नहीं है। कुछ वैज्ञानिक और उद्योगपति मेरी तकनीकों को समझने के बजाय केवल विरोध और नकारात्मक प्रतिक्रिया देते थे। लेकिन मेरे लिए सत्य वही है जो प्राकृतिक नियमों से मेल खाता है, न कि वही जो प्रचलित धारणाओं के अनुसार सही माना जाए। इसलिए मैंने कभी भी अपने दृष्टिकोण को बदलने या कमजोर करने की कोशिश नहीं की। मैंने देखा कि विरोध केवल बाहरी नहीं होता, बल्कि यह आंतरिक दृढ़ता और आत्मविश्वास की परीक्षा भी होता है। यदि कोई व्यक्ति अपने विचारों में विश्वास नहीं रखता, तो विरोध के सामने टिकना असंभव हो जाता है।
इस समझ ने मुझे अपने प्रयोगों और विचारों में अधिक सावधानी और गहराई से सोचने के लिए प्रेरित किया। मैंने अपने मन में यह स्पष्ट किया कि किसी भी नई तकनीक, सिद्धांत या आविष्कार को तुरंत स्वीकार कर लेना असंभव है। कभी-कभी यह स्वीकार्यता कई सालों, दशकों या कभी-कभी पूरे जीवन तक विलंबित रह सकती है। इस समय में धैर्य बनाए रखना और अपनी सोच पर अडिग विश्वास रखना आवश्यक होता है। मेरे पहले सफल प्रयोगों की सफलता ने मुझे यह दिखाया कि अगर विचार सही और प्राकृतिक नियमों के अनुरूप है, तो समय उन्हें उचित स्थान और सम्मान प्रदान करता है। इस समझ ने मुझे विरोध, आलोचना और संदेह के बावजूद अपने काम पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित करने की शक्ति दी। कई बार मैंने महसूस किया कि मेरी तकनीकें उस समय की सामान्य वैज्ञानिक सोच से इतनी आगे थीं कि लोग उन्हें समझ ही नहीं पा रहे थे। कुछ लोग उन्हें केवल कल्पना और असंभवता की श्रेणी में डाल देते थे, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी। हर असफल प्रयास, हर नकारात्मक प्रतिक्रिया मुझे और अधिक सीखने, सुधारने और अपने विचारों को परखने के लिए प्रेरित करती थी। मैंने यह जाना कि किसी भी खोज या आविष्कार में सफलता केवल विचार की शक्ति से नहीं आती। सफलता आती है धैर्य, अनुभव, गहरी समझ और विरोध के सामने अडिग रहने की क्षमता से। विरोध ने मुझे केवल चुनौती नहीं दी, बल्कि एक शिक्षक की तरह काम किया। उसने मुझे दिखाया कि मेरे विचारों की गहराई और मेरी तकनीकों की स्थिरता अभी पूरी तरह विकसित नहीं हुई थी। इसलिए मैंने और अधिक मेहनत और अधिक परीक्षण और अधिक ध्यान देना शुरू किया। मैंने विरोध और आलोचना को अपने मन के लिए प्रेरणा का स्रोत बना लिया। मैं जानता था कि केवल प्रयोग और सिद्धांत पर्याप्त नहीं है। उन्हें साबित करना, दिखाना और दुनिया को उनके महत्व का एहसास कराना भी आवश्यक है। कई बार मुझे यह महसूस करना पड़ा कि मेरी तकनीकें उस समय की वैज्ञानिक समझ और समाज की सोच से बहुत आगे थी। इसलिए उन्हें तुरंत स्वीकार नहीं किया गया और कई लोग उन्हें खारिज करते रहे। लेकिन मैंने यह समझ लिया कि यदि विचार सही है, तो समय और धैर्य उन्हें सही जगह दिला ही देंगे। इस अनुभव ने मुझे यह सिखाया कि आविष्कार केवल ज्ञान की शक्ति नहीं है, वे उस दृढ़ता और आत्मविश्वास का परिणाम है जो कठिनाइयों, विरोध और निरंतर सुधार के बाद उत्पन्न होती है। मेरे जीवन का यह अध्याय केवल व्यक्तिगत संघर्ष का नहीं था। यह भी दिखाता है कि विज्ञान में कोई भी खोज आसान नहीं होती। हर नया विचार, हर आविष्कार और हर नवाचार हमेशा विरोध का सामना करता है। लेकिन अगर आपका आधार मजबूत है और आपका दृष्टिकोण प्राकृतिक नियमों के अनुरूप है, तो समय उन्हें स्वीकार करता है और दुनिया को दिखा देता है। यह समझ मुझे लगातार आगे बढ़ने की शक्ति देती थी। मैंने अपने विरोधियों और आलोचकों को चुनौती मानकर नहीं, बल्कि उन्हें सीखने और सुधारने का माध्यम मानकर देखा। इस अनुभव ने मेरे लिए यह भी साफ किया कि आविष्कार केवल प्रयोगशाला तक सीमित नहीं रह सकते, वे समाज और मानवता के लिए भी उपयोगी होने चाहिए। मेरा अगला कदम यही था कि मेरे विचारों और तकनीकों को व्यावहारिक रूप देना शुरू किया जाए, ताकि उनका वास्तविक असर दुनिया में दिखाई दे। इस अध्याय के अनुभव ने मुझे यह सिखाया कि विरोध, आलोचना और संदेह केवल असली विज्ञान की परीक्षा है। यदि आप अपने विचारों और प्रयोगों में दृढ़ हैं, तो ये परीक्षण आपको मजबूत बनाते हैं। अगले अध्याय में मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे मेरे प्रयोगों और आविष्कारों ने वास्तविक दुनिया में अपनी जगह बनाई और लोगों ने उन्हें स्वीकार करना शुरू किया। वहीं से मेरी तकनीक ने केवल प्रयोगशालाओं तक सीमित रहना छोड़ दिया और समाज पर वास्तविक प्रभाव डालना शुरू किया। माय इन्वेंशंस, अध्याय 8। मेरी तकनीकों का व्यावहारिक रूप और समाज पर प्रभाव। जब मेरे पहले सफल प्रयोग और आविष्कार दुनिया के सामने आए, तो मैंने देखा कि केवल तकनीकी सफलता पर्याप्त नहीं होती। व्यावहारिक रूप देना और लोगों को इसे समझाना उतना ही महत्वपूर्ण था जितना इसे बनाना। शुरुआत में मेरे कई आविष्कार केवल प्रयोगशाला की चीज माने जाते थे। कई लोग कहते थे कि ये विचार केवल कागज या प्रयोगशाला तक ही सीमित रहेंगे और उनका वास्तविक जीवन में कोई स्थायी प्रभाव नहीं होगा। लेकिन मैं जानता था कि अगर ऊर्जा और मशीनों का सही प्रयोग किया जाए, तो उनका असर समाज में और मानव जीवन में बहुत व्यापक हो सकता है।
मेरे पहले व्यावहारिक प्रयोगों ने मुझे यह समझाया कि केवल मशीनें बनाना पर्याप्त नहीं है। मशीनें काम तो कर रही थी, लेकिन उनका सही और स्थिर संचालन ही उन्हें उपयोगी बनाता था। मैंने देखा कि यदि मशीनें सरल, सुरक्षित और प्रभावी हों, तो लोग उन्हें स्वीकार करने में सहज महसूस करते हैं। मेरे प्रयोगशाला के अनुभव ने मुझे यह सिखाया कि केवल सोच, कल्पना या सिद्धांत पर्याप्त नहीं है। सभी विचारों को वास्तविक रूप में प्रदर्शित करना और उनके परिणाम दिखाना आवश्यक है। मैंने अपने पहले व्यावहारिक प्रयोगों के माध्यम से यह साबित किया कि बिजली और ऊर्जा का नियंत्रण संभव है। ये केवल तकनीकी उपलब्धि नहीं थी, बल्कि लोगों की सोच को बदलने और उन्हें यह समझाने का पहला कदम था कि ऊर्जा केवल प्रयोगशालाओं तक सीमित नहीं है। कई बार मुझे यह देखना पड़ा कि लोग नए आविष्कार को तुरंत स्वीकार नहीं करते। वे पुराने तरीकों और पुराने सिद्धांतों से इतने परिचित होते हैं कि नई सोच को समझना उनके लिए कठिन होता है। कई वैज्ञानिकों ने मेरी तकनीक को पूरी तरह समझने में कठिनाई महसूस की। कुछ लोग इसे असंभव मानते थे और कुछ लोग इसे व्यर्थ समझते थे। कुछ लोग केवल विरोध और आलोचना करने के लिए ही मेरे पास आते थे। लेकिन मेरे लिए यह केवल चुनौती थी और मैंने इसे अपने सीखने और सुधारने का माध्यम बनाया। मेरे पहले व्यावहारिक प्रयोग ने यह दिखाया कि ऊर्जा का प्रवाह नियंत्रित किया जा सकता है। मैंने यह भी समझा कि इसे केवल मशीनें चलाने तक सीमित नहीं रखा जा सकता। यह मानव जीवन और समाज की कई आवश्यकताओं में इस्तेमाल हो सकता है। मैंने यह अनुभव किया कि जब कोई आविष्कार सही दिशा में काम करता है, तो वह धीरे-धीरे लोगों के जीवन में अपनी जगह बनाता है। लोग धीरे-धीरे इसे अपनाने लगते हैं, लेकिन इसे स्वीकार करने में समय लगता है। यह समय कभी महीनों का हो सकता है, कभी वर्षों का और कभी दशकों का। मैंने अपने पहले व्यावहारिक उपकरणों के माध्यम से यह साबित किया कि विज्ञान और तकनीक का उद्देश्य केवल प्रयोगशाला तक सीमित नहीं रहना चाहिए। इसके बाद मैंने और अधिक जटिल और प्रभावी मशीनों और उपकरणों पर काम करना शुरू किया। हर नया प्रयोग मुझे अधिक सावधानी, अधिक अनुभव और अधिक समझ की ओर ले जाता था। मैंने यह महसूस किया कि केवल तकनीकी क्षमता पर्याप्त नहीं है, साथ ही यह जरूरी है कि आविष्कार का प्रभाव स्थिर, सुरक्षित और लंबे समय तक उपयोगी हो। मेरे लिए विज्ञान केवल प्रयोग और आविष्कार का संग्रह नहीं था, यह मानवता के लिए समाधान और जीवन को सरल बनाने का मार्ग था। इस समझ ने मुझे मेरे अगले प्रयोगों और आविष्कारों के लिए प्रेरित किया। मैं जानता था कि मेरे विचार और मशीनें समाज पर वास्तविक प्रभाव डाल सकती हैं, लेकिन इसे साबित करना और स्वीकार कराना उतना ही कठिन था जितना इसे बनाना। कई बार मुझे यह देखना पड़ा कि लोग मेरे प्रयोगों और आविष्कारों के महत्व को तुरंत नहीं समझते। वे केवल परिणाम और स्थिरता को देखकर ही मान्यता देते हैं। इसलिए मैंने अपने आविष्कारों को अधिक स्थिर, अधिक सुरक्षित और अधिक प्रभावी बनाने पर ध्यान दिया। मेरे पहले सफल और व्यावहारिक प्रयोगों ने यह स्पष्ट किया कि यदि तकनीक सही है, तो समय और धैर्य के साथ इसे समाज में स्वीकार किया जाएगा। इस अनुभव ने मुझे यह सिखाया कि आविष्कार केवल तकनीकी सफलता नहीं है, वे उस दृढ़ता, गहन सोच और मेहनत का परिणाम होते हैं जो कठिनाइयों, विरोध और निरंतर सुधार के बाद उत्पन्न होती है। मेरे जीवन का यह अध्याय केवल व्यक्तिगत संघर्ष का नहीं था, यह भी दिखाता है कि विज्ञान में कोई भी खोज आसान नहीं होती। हर नया विचार, हर आविष्कार और हर नवाचार हमेशा विरोध और आलोचना का सामना करता है। लेकिन यदि आपके विचार प्राकृतिक नियमों और विज्ञान पर आधारित है, तो समय उन्हें स्वीकार करता है और दुनिया को दिखा देता है। मैंने विरोध और आलोचना को चुनौती नहीं, बल्कि सीखने और सुधारने का माध्यम माना। यह अनुभव मेरे लिए यह भी स्पष्ट करता है कि आविष्कार केवल प्रयोगशाला तक सीमित नहीं रह सकते, वे समाज और मानवता के लिए भी उपयोगी होने चाहिए। मेरे अगले कदम यही थे कि मेरे विचारों और तकनीकों को व्यावहारिक रूप देना शुरू किया जाए, ताकि उनका वास्तविक असर दुनिया में दिखाई दे। मेरे पहले सफल व्यावहारिक प्रयोगों और मशीनों ने यह साबित किया कि विज्ञान केवल अध्ययन और सिद्धांत तक सीमित नहीं है। विज्ञान का वास्तविक महत्व तब होता है जब उसका प्रभाव समाज और मानवता के जीवन में महसूस किया जा सके।
इस अध्याय के अनुभव ने मुझे यह भी सिखाया कि विरोध, आलोचना और संदेह केवल असली विज्ञान की परीक्षा है। यदि आप अपने विचारों और प्रयोगों में दृढ़ है, तो ये परीक्षण आपको मजबूत बनाते हैं और आपको अपने लक्ष्य के और करीब ले जाते हैं। अगले अध्याय में मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे मेरे आविष्कार और तकनीक ने समाज और उद्योग में जगह बनाई और लोगों ने उन्हें धीरे धीरे स्वीकार करना शुरू किया। वहीं से मेरी खोजों का वास्तविक प्रभाव सामने आया और मेरा नाम दुनिया भर में जाना जाने लगा। माई इन्वेंशंस। अध्याय 9। समाज और उद्योग में मेरी तकनीकों का प्रवेश। जब मेरे पहले व्यावहारिक प्रयोग और मशीनें दुनिया के सामने आईं, तो मुझे स्पष्ट रूप से यह अनुभव हुआ कि वास्तविक चुनौती केवल तकनीकी सफलता की नहीं थी। सच्ची चुनौती यह थी कि मेरे विचार और खोजें समाज और उद्योग में स्वीकार किए जाए। शुरुआत में अधिकांश लोग मेरी मशीनों और आविष्कारों को केवल प्रयोगशाला की चीज मानते थे। वे सोचते थे कि यह उपकरण केवल अध्ययन और प्रयोग के लिए है और उनका वास्तविक जीवन पर कोई स्थायी प्रभाव नहीं होगा। लेकिन मैं जानता था कि यदि ऊर्जा और मशीनों का सही और नियंत्रित उपयोग किया जाए, तो यह समाज में और मानव जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। मेरे पहले व्यावहारिक प्रयोगों ने यह स्पष्ट किया कि केवल मशीनें बनाना पर्याप्त नहीं है। उनका सही और स्थिर संचालन ही उन्हें उपयोगी बनाता है और लोगों के जीवन में वास्तविक बदलाव लाता है। मैंने देखा कि सरलता, स्थिरता और सुरक्षा का संयोजन मशीनों को अधिक स्वीकार्य और विश्वसनीय बनाता है। इस अनुभव ने मुझे यह सिखाया कि केवल विचार और सिद्धांत पर्याप्त नहीं है। इन्हें वास्तविक रूप में दिखाना और उनके परिणामों को प्रमाणित करना आवश्यक है। मेरे पहले व्यावहारिक उपकरणों ने यह साबित किया कि ऊर्जा का प्रवाह नियंत्रित किया जा सकता है और मशीनें स्थिर रूप से काम कर सकती है। लेकिन केवल यह पर्याप्त नहीं था। मुझे यह दिखाना था कि मेरी तकनीकें केवल प्रयोगशाला तक सीमित नहीं रह सकती। वे समाज और उद्योग की वास्तविक आवश्यकताओं को पूरा कर सकती हैं। इसलिए मैंने अपने आविष्कारों को स्थिर, सुरक्षित और अधिक प्रभावी बनाने के लिए लगातार परीक्षण और सुधार किया। मैंने अनुभव किया कि लोग नई तकनीकों को तुरंत स्वीकार नहीं करते। वे पुराने नियमों और प्रचलित धारणाओं से इतने परिचित होते हैं कि नई सोच को समझना उनके लिए कठिन होता है। इसलिए मुझे धैर्य रखना पड़ा और निरंतर अपनी तकनीक के महत्व को प्रदर्शित करना पड़ा। कुछ लोग इसे असंभव मानते थे और कुछ लोग इसे व्यर्थ समझते थे। कुछ लोग केवल विरोध और आलोचना करने के लिए ही मेरे पास आते थे। लेकिन मेरे लिए यह केवल चुनौती थी और मैंने इसे सीखने और सुधारने का माध्यम बनाया। मेरे अनुभव ने मुझे यह भी दिखाया कि अगर तकनीक सही है, तो समय के साथ उसे स्वीकार किया जाएगा। मेरे पहले व्यावहारिक प्रयोगों ने धीरे धीरे उद्योग और समाज में अपनी जगह बनानी शुरू कर दी। लोग मेरी मशीनों और तकनीकों के वास्तविक लाभ को समझने लगे। मेरे उपकरणों का स्थिर संचालन और सुरक्षा उन्हें अधिक भरोसेमंद बनाती थी। इसने मेरे काम को केवल प्रयोगशाला से बाहर निकालकर वास्तविक दुनिया में प्रभावी बना दिया। मैंने देखा कि विज्ञान और तकनीक का वास्तविक महत्व तब होता है जब उनका असर समाज और मानवता के जीवन में महसूस किया जा सके। इस अनुभव ने मुझे यह सिखाया कि आविष्कार केवल तकनीकी सफलता नहीं है। वे उस दृढ़ता, गहन सोच और मेहनत का परिणाम होते हैं जो कठिनाइयों, विरोध और निरंतर सुधार के बाद उत्पन्न होती है। मेरे जीवन का यह अध्याय केवल व्यक्तिगत सफलता का नहीं था। यह भी दिखाता है कि विज्ञान में कोई भी खोज आसान नहीं होती। हर नया विचार, हर नवाचार और हर तकनीकी आविष्कार हमेशा विरोध, संदेह और चुनौती का सामना करता है। लेकिन यदि आपके विचार प्राकृतिक नियमों और विज्ञान पर आधारित है, तो समय उन्हें स्वीकार करता है और दुनिया में उनकी उपयोगिता दिखाई देती है। मेरे अगले कदम यही थे कि मेरे आविष्कार और तकनीकें समाज और उद्योग में स्थायी रूप से उपयोग के लिए तैयार हों। मेरे पहले सफल व्यावहारिक प्रयोगों ने साबित किया कि विज्ञान केवल अध्ययन और सिद्धांत तक सीमित नहीं रह सकता। विज्ञान का वास्तविक महत्व तब होता है जब उसका प्रभाव समाज और मानवता के जीवन में महसूस किया जा सके। इस अध्याय के अनुभव ने मुझे यह भी सिखाया कि विरोध और आलोचना
केवल असली विज्ञान की परीक्षा है। यदि आप अपने विचारों और प्रयोगों में दृढ़ हैं, तो ये परीक्षण आपको मजबूत बनाते हैं और आपके लक्ष्य के और करीब ले जाते हैं। अगले और अंतिम अध्याय में मैं तुम्हें बताऊंगा कि मेरे जीवन और खोजों का अंतिम प्रभाव क्या रहा और कैसे मेरे आविष्कार ने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। माई इन्वेंशंस, अध्याय 10, मेरा दृष्टिकोण, अंतिम प्रभाव और विज्ञान का भविष्य। अब जब मैं अपने जीवन और अपने आविष्कारों की ओर पीछे मुड़कर देखता हूं, तो मुझे स्पष्ट दिखाई देता है कि विज्ञान केवल मशीनें बनाने का काम नहीं है। विज्ञान सोच बदलने का माध्यम है। मेरे लिए हर आविष्कार केवल एक तकनीकी उपलब्धि नहीं था, बल्कि मानव जीवन को बेहतर बनाने की एक कोशिश थी। मैंने अपने जीवन में कई प्रयोग किए, कई सफल हुए और कई असफल भी रहे, लेकिन हर प्रयोग ने मुझे कुछ न कुछ सिखाया। मैंने यह समझा कि असफलता विज्ञान का अंत नहीं होती, वह विज्ञान का हिस्सा होती है। कई बार मेरे विचार अपने समय से बहुत आगे थे। लोग उन्हें समझ नहीं पाए, कुछ लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, लेकिन मैंने कभी अपने सिद्धांतों पर संदेह नहीं किया। मुझे हमेशा यह विश्वास रहा कि यदि कोई विचार प्रकृति के नियमों पर आधारित है, तो वह देर से सही, पर एक दिन स्वीकार किया जाएगा। मेरे आविष्कारों का प्रभाव धीरे धीरे दुनिया में फैलने लगा। बिजली का उत्पादन, उसका वितरण और उसका नियंत्रित उपयोग, ये सभी मानव सभ्यता की नींव बन गए। मैंने यह देखा कि जो तकनीक पहले असंभव मानी जाती थी, वही बाद में रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बन गई। यह अनुभव मुझे यह सिखाता है कि विज्ञान को कभी भी तात्कालिक स्वीकृति के आधार पर नहीं आंकना चाहिए। विज्ञान समय के साथ अपनी सच्चाई खुद साबित करता है। मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि मेरे आविष्कार मानवता के काम आए। यदि कोई तकनीक केवल लाभ या प्रसिद्धि के लिए बनाई जाए, तो उसका मूल्य सीमित होता है। लेकिन यदि वही तकनीक लोगों के जीवन को सरल बनाए, तो उसका प्रभाव पीढ़ियों तक रहता है। मैंने हमेशा भविष्य के बारे में सोचा। मैं यह समझता था कि आने वाला समय ऊर्जा, संचार और विज्ञान पर आधारित होगा। मैंने यह भी महसूस किया कि ज्ञान को रोका नहीं जा सकता। यदि एक विचार सही है, तो वह सीमाओं, देशों और समय को पार कर जाता है। मेरे जीवन का उद्देश्य केवल आविष्कार करना नहीं था। मेरा उद्देश्य यह दिखाना था कि मानव मस्तिष्क की क्षमता असीम है। जब तक इंसान सवाल पूछता रहेगा, प्रयोग करता रहेगा और प्रकृति को समझने की कोशिश करता रहेगा, तब तक विज्ञान आगे बढ़ता रहेगा। मेरे बाद भी नए वैज्ञानिक आएंगे। वे मुझसे आगे बढ़ेंगे। वे मेरी गलतियों से सीखेंगे और मेरे विचारों को और बेहतर बनाएंगे। यही विज्ञान की असली शक्ति है। विज्ञान किसी एक व्यक्ति का नहीं होता, वह पूरी मानवता की संपत्ति होता है। यदि मेरे जीवन और कार्य से कोई एक सीख ली जाए, तो वह यही होनी चाहिए कि नए विचारों से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि हर बड़ा बदलाव कभी न कभी एक अकेले विचार से ही शुरू हुआ था। यही मेरी कहानी समाप्त होती है, लेकिन विज्ञान की यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। दोस्तों, इसी के साथ माई इन्वेंशंस की यह पूरी आसान हिंदी समरी यहां समाप्त होती है। यह किताब हमें यह नहीं सिखाती कि हर सवाल का जवाब मिल जाएगा, बल्कि यह सिखाती है कि सवाल पूछना ही सबसे बड़ी समझ है। अगर आपको यह ऑडियो बुक स्टाइल एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो, अगर क्वांटम भौतिकी, ब्रह्मांड और वास्तविकता के रहस्य आपको सोचने पर मजबूर करते हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे उन लोगों तक शेयर करें जो विज्ञान को आसान भाषा में समझना चाहते हैं। यहां हम भौतिकी को डरावना नहीं, सुंदर बनाकर समझाते हैं। इसी के साथ इस पुस्तक की समरी समाप्त होती है।